नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका विशेष कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव में। आसिफ रशीद आपके साथ, रूपाली शर्मा मेरे साथ हैं। 11 बज चुके हैं। अगले तकरीबन 40 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। बड़ी खबरें, राजनीति, कारोबार, इसके अलावा सुरक्षा से जुड़ी आप तक पहुंचेंगी। मौसम की जानकारी भी थोड़ी देर में एक एक करके, लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक इसकी शुरुआत होगी टॉप 5 के साथ। बड़ी खबरें आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा जो सबसे ज्यादा चर्चा में आज है। और टॉप 5 में आज प्रधानमंत्री का दौरा सबसे खास है। एक लंबे समय के बाद, जुलाई 2017 के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का इजराइल, और ऐतिहासिक पल वो है जब नेसेट के अंदर उन्होंने संबोधन भी किया है। कार्यक्रम की जब शुरुआत हो रही थी तो उसके बाद सबकी नजरें आज के दिन पर थी। आज अंतिम दिन है, लेकिन शायद आज रक्षा डील हो, इस पर कोई चर्चा हो। थोड़ी देर में पूरी खबर, मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे न्यूज रूम लाइव। इसके बाद बात करेंगे आज जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होने वाली है, जो चर्चा होने वाली है, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी बातचीत होगी और तमाम चीजें आपको बता दें कि आपके सामने रखी जाएगी। किस तरीके से क्या कुछ चर्चाओं का मुद्दा रहने वाला है, विषय रहने वाला है, इन तमाम चीजों के हवाले से आपको बताएंगे। साथ साथ जापान भी आपको ले चलेंगे, जहां पर जापान के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है और ये दौरा अब समाप्त होने जा रहा है। सिंगापुर से वो जापान गए थे, लेकिन निवेश कैसे उत्तर प्रदेश में हो और मैन्युफैक्चरिंग का हब उत्तर प्रदेश को बनाया जाए, बड़े सूबों में से एक, रोजगार के अवसर इससे मिले, इसका एक प्रयास हो रहा है सरकारी स्तर पर। लेकिन इस दौरे के बाद इससे निकलेगा क्या? क्या वाकई में जो मकसद है, खासतौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, या इसके अलावा उस पर्सपेक्टिव पर जिसमें बुलेट ट्रेन भी अब दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में लाने का प्रयास हो रहा है, जिसमें जापान का बड़ा सहयोग होगा। बातचीत क्या हुई है, किन लोगों से, और सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा। थोड़ी देर में पूरी खबर जापान के इस दौरे को। इसके बाद बात करेंगे देश की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है और वहां पर सुरक्षा समीक्षाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों के हवाले से चाहे वो बात की जाए नेपाल सीमा पर सुरक्षा विकास कार्यक्रमों की, तो तमाम चीजें इस हवाले से आपको बताएंगे कि क्या कुछ बेहद खास इन 2 दिनों का रहने वाला है। बात आज जरा उद्योगपति अनिल अंबानी की भी होगी, जिनके लिए शायद मुश्किलें बढ़ रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर वो पहुंच गए हैं, तस्वीर आपके सामने। लेकिन आज चर्चा का विषय ये केस इसलिए भी बन रहा है क्योंकि एक नहीं 6 से अधिक ऐसे मामले हैं, जिनमें एक केस का जम्मू कश्मीर से भी लेना देना था, एक सीबीआई से जुड़ा हुआ केस। अब इसमें ईडी क्या पूछताछ कर रही, क्या जरूरत से ज्यादा उन्होंने रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके, या जरूरत से ज्यादा पैसा रखने की कोशिश की? ये सारी चीजें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब उनसे सवाल पूछेंगे तो जवाबों में चीजें सामने आएंगी। तस्वीर आज दिन की थोड़ी देर में आपके सामने, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हो। बिल्कुल, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर है और उनका इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर तमाम अलग अलग चीजों को लेकर बात होगी। चाहे वो नरसंहार में मारे गए यहूदियों को लेकर हो, उनको श्रद्धांजलि आज पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति और पीएम से भी मुलाकात जो है वो की जाएगी। फिलहाल डिफेंस डील पर भी चर्चा जो है वो संभव बताई जा रही है और भारत इजराइल के बीच ड्रोन डील संभव है। और इस बीच आपको बता दें कि बेहद खास यहाँ पर संबोधित करते हुए भी वो नजर आएंगे और जो यहूदी मारे गए थे नरसंहार में, उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होगा, कई एमओयूज जो है वो साइन होंगे और इसी के साथ साथ एक संयुक्त बयान जो है वो भी इजराइल और भारत का सामने आ सकता है। और इस बीच बेहद खास ये माना जा रहा है क्योंकि ड्रोन डील जो है वो संभव बताई जा रही है कि हो सकता है भारत और साथ ही साथ इजराइल के बीच हो। इसी के साथ साथ आयरन डोम को लेकर बातचीत होगी, जहां पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया भी गया है। तो इससे साफ तौर पर संभव है कि भारत इजराइल के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंस के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम इजराइल का दर्द समझते हैं और ये आपसी रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की एक बहुत अच्छी कड़ी है। और इस बीच मोदी एशिया का शेर है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। देखिए दोनों तरफा किस तरीके से एक अच्छे बयान दोनों देशों के लिए और रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जा रहे हैं। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नेतन्याहू, दोनों ने एक दूसरे को काफी सराहा है। और याद रखिएगा ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 9 वर्षों के बाद ये दौरा हो रहा है, लेकिन रिश्ते पुराने या जो दोस्ती थी उसको और कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। आज मारे गए यहूदियों को प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन 3 बड़ी बातें उनकी सुनाना बहुत जरूरी है। एक तो जब वो नेसेट में संबोधन कर रहे थे, सर्वोच्च सम्मान भी उनको जब दिया गया, तो उस समय भारत और इजराइल के रिश्तों पर तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन सबकी नजरें थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव रहा, गजा युद्ध था, उस पर क्या। तो पैलेस्टाइन का इशू, भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड था, उस प्रतिक्रिया को कभी बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की है
दूसरी बात यह कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने आतंकी हमला किया, उस हमले की निंदा की गई और भारत और इजराइल के लिए आतंकवाद के लिहाज से सेम चैलेंजेस हैं। इन चुनौतियों को कैसे कम किया जाए, दोनों मिलकर रक्षा के क्षेत्र में बात करें, काम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, टेक के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस पर बात हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री के नेसेट से चंद बातें या जो विशेष रूप से उन्होंने पैलेस्टाइन का, गजा का और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो एक कोशिश पिछले साल से हुई है गाजा पीस बोर्ड के जरिए, जिसमें कई देश अब तक पैसा लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसकी भी उन्होंने सराहना की। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रधानमंत्री की बात सुनाएंगे और उसके बाद इस पर और बात करेंगे। Last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue. I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, to which I've always felt drawn. After all, I was born on the same. पीएम मोदी के दौरे का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल में बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:45 पर भारत इजराइल के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर और संयुक्त प्रेस बयान जो है वो जारी होगा और दोपहर 1:15 बजे आधिकारिक कार्यक्रम समाप्त कर पीएम मोदी भारत के लिए वापस रवाना होंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। इसी बीच ये शेड्यूल के हवाले से क्या कुछ पूरा रहने वाला है 1:15 बजे तक, यानी 1:15 तक। इस बीच आपको बता दें कि व्यापार जो भारत और इजराइल के बीच में होने वाला है, कुल ट्रेड 31,494 करोड़ की बताई जा रही है और इसमें भारत से इजराइल को निर्यात जो है वो 18,618 करोड़ का होगा और इजराइल से भारत को निर्यात 13,656 करोड़ का होने वाला है। तो ये कुछ अहम बातें हैं इस दौरे के हवाले से, जहां पर ट्रेड डील जो बात की जा रही है, डिफेंस डील बात की जा रही है, क्या कुछ फायदा दोनों देशों को मिलता हुआ नजर आएगा और ड्रोन डील संभव बताई जा रही है। जिसके बाद अब इंतजार है जो संयुक्त प्रेस वार्ता भारत और इजराइल की तरफ से यानी बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ आएगा। इस पर और
बात करते हैं, दोनों तरफ की बात आपने सुनी है। कॉलोनी सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से इस दौरे को आप एनालाइज कर रहे हैं? उस समय जब 9 वर्षों के एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री गए और बीच में मुलाकातें होती रही, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठकें होती रहीं, और उस रीजन के अंदर मुलाकात करना जहां काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल ऑलरेडी है, युद्ध भी हो चुका है, दोबारा पता नहीं कब क्या हो जाए, इस तरह की आशंका है। ऐसे में इस दौरे को कहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या आपके इस पर ओवरऑल एनालिसिस है सर? देखिए आसिफ, स्वागत सत्कार लोकाचार या जैसे मोदी बीबी ब्रोमांस और सलाम मोदी, ये नारों को अगर छोड़ दें तो आपने एक शब्द शुरू में यूज किया था कि मकसद, और मकसद कौन सा? राष्ट्र हित का मकसद पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा से इजराइल का मकसद और भारत का मकसद दोनों पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? भारत की नीति की दो विशेषताएं प्रारंभ से रही हैं, एक तो डीहाइपेनेटेड पॉलिसी और दूसरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और वो दोनों ही परीक्षा की घड़ी से गुजर रही हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारत की डीहाइपेनेटेड पॉलिसी है तो भारत ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। भारत ने एक तरफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ईरान का समर्थन किया, ह्यूमन राइट्स को लेके जो रिजोल्यूशन आया अभी रिसेंटली, दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी भारत खड़ा है। तो ऐसी स्थिति है तो भारत की डीहाइपेनेटेड पॉलिसी है उसकी एक परीक्षा होगी। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत कहां तक रख पाता है? देखिए, इसको अगर हम दौरे को देखें तो दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो द्विपक्षीय समझौते हैं, व्यापार को लेके, डिफेंस को लेके भारत दुनिया में लगभग सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि भारत का अपना इंडिजीनियस कंपोनेंट इतना नहीं है, इसलिए बाजार, दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है। तो वो इजराइल से भी खरीद सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। व्यापार बढ़ सकता है, भारतीय लोग वहां इजराइल में जा सकते हैं, वहां के कंस्ट्रक्शन के लिए मैन पावर में मदद कर सकता है। तो द्विपक्षीय समझौते को लेके कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन बहुपक्षीय चीजें दो भारत चाहता है। एक तो जो U2 का मामला है, उसमें इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स का है। वो मैकेनिज्म किस रूप में स्ट्रॉन्ग होता है उसको लेके कोई बातचीत होती है नहीं होती है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, जो G20 में शुरू किया था। तो वो कितना आगे बढ़ता है? अभी तक बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। तो उसमें वो इजराइल के थ्रू जाएगा, तो इजराइल किस रूप में मददगार हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, इजराइल क्या चाहता है? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के जाने से 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया कि इस भारत को सम्मिलित करके एक हेक्सागोन अलायंसेज हम बनाएंगे, और वो अलायंसेज रेडिकल शियाइस्ट के अगेंस्ट में होगा और रेडिकल सुन्नीज के अगेंस्ट में होगा। क्या भारत उस हेक्सागोन के लिए एग्री होता है, उसमें सम्मिलित होने के लिए? उसके भारत के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ स्टैंड करेगी, डीहाइपेनेटेड कहाँ स्टैंड करेगा? ये चिंता की बात है। मुझे नहीं लगता कि भारत उसमें इतनी जल्दी कोई फैसला शायद ना। अच्छा, एक चीज और भी, एक दूसरा पॉइंट आसिफ ये है कि इजराइल जिस तरह से वहां सेपरेटिस्ट गतिविधियां बढ़ा रहा है, जैसे सोमालीलैंड को मान्यता उन्होंने दे दी है, सोमालिया को तोड़ के, इस तरह का अगर मिडिल ईस्ट में करेंगे और नॉर्थ अफ्रीका में करेगा इजराइल पॉलिसी, क्या भारत उसमें इजराइल के साथ खड़ा रहेगा? और तीसरा, जिस तरह से गजा में जेनोसाइड किया है उसको लेके भारत की क्या पॉलिसी है? महिलाओं और मैं सर उसी पर आ रहा था। मैं जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, बीच में उन्होंने पैलेस्टाइन इशू हल हो, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए बहुत ज़रूरी उन्होंने करार दिया। वो जो ऑफिशियल स्टैंड भारत सरकार का है, जिसको इंदिरा गांधी से होते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए तमाम प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपति जब थे तो एक बात दोहराते थे कि पैलेस्टाइन वाला वो जो, और जो 2 स्टेट सोल्यूशन की हम बार बार बात करते हैं, क्या भारत के लिए जब इतनी गहरी दोस्ती होती चली जा रही है, थोड़ा मुश्किल भी होगा बैलेंस कर पाना, या इंडिया अपने हिसाब से बैलेंस कर लेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन वाले
उस पुल पर भी आप कदम रखें, और इधर दोस्ती भी बहुत अच्छी हो मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ। देखिए, जो लास्ट यूएन में आया था जनरल असेंबली में टू स्टेट सॉल्यूशन को लेके, भारत ने उसका खुलकर समर्थन किया था। और आज भी भारत का स्टैंड है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए, इसको लेके बहुत से देशों में मतभेद होता है जी। और बहुत से और मुद्दों पे भी होता है। देखिए, कुछ देश स्टैंड लेते हैं कि पहले पेरिफेरल इश्यू हैं जो कम इंपॉर्टेंट है उनको रिजोल्व कर लें, तो एक जो मेन इश्यू है, कोर इश्यू है, उसको रिजोल्व करने की स्थिति बने। ये अमेरिका इजराइल का स्टैंड है गाजा पैलेस्टाइन को लेके कि पहले। ठीक है करोड़ी जी, शायद अगर संपर्क हो पाए तो कंटिन्यू आप हमारे साथ रहेंगे। एक खबर जरा और आपके सामने रखें, क्योंकि आज जब मिडिल ईस्ट की चर्चा हो रही है तो जिनेवा भी बहुत जाना जरूरी है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच थर्ड फेज की वार्ता होने जा रही है। और आज की बातचीत भी एक हद से तय करेगी कि ये किस दिशा में दोनों देश जा रहे हैं। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर टॉक्स थर्ड फेज, पहले मस्कट ओमान, फिर जिनेवा, अब फिर से आज जिनेवा के अंदर, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में धमकियां आई कि 10 से 15 दिनों का समय है, ईरान अगर डील कर लेता ठीक, अदरवाइज इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे उनके लिए। और ऐसे में शायद वो दबाव भी कंधों पर लेकर इराकी जो विदेश मंत्रालय इस समय देख रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी एक पूरे डेलीगेशन के साथ वहां पहुंच गए हैं। और इन सब के बीच याद रखिएगा वार्ता उस समय हो रही है जब कोशिशें हो रही हैं कि इस तनाव को कम किया जाए, जैसे भी मुमकिन हो, जो भी कोई कोशिश कामयाब नजर आए रूपाली। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अगर बात की जाए ईरानी विदेश मंत्री, उनकी तरफ से भी ये बयान दिया जा रहा है कि युद्ध की आशंका भी बढ़ी है। और इस बीच जिनेवा इस बातचीत के दौरान जो है हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। तनाव की स्थिति किस तरीके से कम हो, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। शांति पर चर्चा हो, इसको लेकर बातचीत करी जा रही है। और साथ ही साथ तेल आपूर्ति को लेकर, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बना हुआ है इस बातचीत का। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जिनेवा में दोनों देशों के बीच तीसरे दौरे की महत्वपूर्ण परमाणु वार्ता जो है वो होने वाली है। और फिलहाल आपको बता दें कि जिनेवा आज पूरी दुनिया के लिए इस बातचीत के चलते एक कूटनीतिक केंद्र भी बन गया है, हॉटस्पॉट बन चुका है। एक तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच न्यूक्लियर डील पर तीसरे दौरे की बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर भी अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत जो है वो प्रस्तावित रखी गई है कि हो सकती है। तो तमाम चीजें ओवरऑल अगर कंक्लूड की जाए तो यहाँ पर बड़ी बात यही आ रही है कि किस तरीके से तमाम वो चीजें जिन पर बातचीत होनी चाहिए, साथ ही साथ युद्ध की स्थिति न बने, तनाव किस तरीके से कम किया जाए, शांति किस तरीके से बहाल की जाए, उन सभी चीजों पर बातचीत होगी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर बैठकों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ये बड़ी कूटनीतिक रणनीति के रूप में इसे देखा जा रहा है। उनके बयान जो है वो भी देखे जा रहे हैं। और अब अगर ईरान परमाणु समझौते में प्रगति होती है या यूक्रेन रशिया युद्ध में कोई ठोस परिणाम निकलता है, तो अमेरिकी नेतृत्व के लिए यह बड़ी वैश्विक उपलब्धि जो है वो मानी जा रही है। जापान भी लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का दौरा तो समाप्त होने वाला है, लेकिन इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए, निवेश हो, इन्वेस्टमेंट करे और बाहर से लोग आकर जिन्हें रुचि दिखानी है या दिखा रहे हैं, वो तमाम लोग दिलचस्पी के साथ पैसा खर्च करें, रोजगार के अवसर मिले, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं पर सरकार के मुताबिक फोकस है। और मुख्यमंत्री का ये दौरा, जिसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई थी, 2 दिन का दौरा 24 और 25 को, फिर 25 और 26 की शुरुआत। और इस बीच उन्होंने संबोधन भी उस समय किया जब भारतीय मूल के जितने भी शहरी हैं, जो निवासी हैं, उनसे मुलाकात की, बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन तमाम लोगों के साथ जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, और वो तमाम निवेशक जो भारत के अंदर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पैसा खर्च करने में रुचि रखते हैं, इसलिए भी काफी अहम ये दौरा है। और 11,000 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एक साइन हुआ है, जिसमें रियल स्टेट क्षेत्र के अंदर निवेश पर यह अब तक का हिस्टोरिक और सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। इससे सरकार के मुताबिक ऑटो सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में और टेक के क्षेत्र में सरकार सारा पैसा खर्च करके योगी आदित्यनाथ की सरकार अगले 3 वर्षों में पूर्ण समझौते के अनुसार 2030 से पहले अलग अलग जगहों पर काम करे, निवेश के अनुसार काम हो, इस पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री को सुनिएगा जो टोक्यो में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यामानाशी प्रांत के हमारे सभी अधिकारीगण,
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जापान में भारत की राजदूत सुश्री नगमा मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यामानासी केन के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को यामानासी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और आप सबके साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानासी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हम तमाम अगर बात की जाए बिहार दौरे को लेकर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अररिया दौरे पर है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा विकास कार्यक्रमों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर भी चर्चा इसमें होने वाली है, जहां पर भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की समीक्षा की जाएगी। विकास और संचालन पर भी चर्चा होगी और परियोजनाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। इस बीच किस तरीके से क्षेत्रीय व्यापार या फिर लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिले, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन अररिया पहुंच रहे हैं और लगभग ये कहा जा रहा है कि 6 घंटे का ये ओवरऑल कार्यक्रम रहेगा, जिसमें वह सुरक्षा सीमा की अगर बात करें, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और तमाम बातचीत जो है विकास के हवाले से, क्षेत्रीय विकास के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से बिहार को लेकर की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो यहाँ पर कल से ही वो बिहार में है और 3 दिन जो है वो रहने वाले हैं और 3 दिन के बीच किस तरीके से सरकार बनने के बाद अब क्या कुछ कदम उठाए जाए, जो वादे किए गए थे किस तरीके से पूरे किए जाए, क्या कुछ लोगों को चाहिए, क्या डिमांड है और क्या उन्हें प्रोवाइड किया जाए, इन तमाम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए, तमाम विचार और साथ ही साथ सुझाव जो है उनसे भी उनके साथ साझा किए जाएंगे, चाहे वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम हो या फिर बाकी चीजों को लेकर निर्देश देना हो, हर एक चीज का प्रॉपर संज्ञान लेकर ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से।
से कोशिश की जा रही है कि सीमावर्ती इलाकों को माओवाद से, कट्टरपंथ से पूरी तरीके से आजाद कराया जाए, इसकी एक कोशिश हुई है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। उपराष्ट्रपति श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं और 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का ये दौरा है, आज समाप्त हो जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन चल रहा है, यह अधिवेशन जहां पर सैकड़ों की तादाद में आज नौजवान बच्चे और बच्चियों को सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे जिनने अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली है। सुरक्षा के कड़े कार्यक्रम की इस वक्त शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के हैं, चांसलर हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद हैं। और इस बीच पहले से ही निर्धारित उस दौरे या जिसकी तारीख तय की गई थी उसके मुताबिक चीज़ें अभी तक जा रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। पहली तस्वीर सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे जहां पर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। सकीना मसूद इत्तू, कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान, सभा में उपस्थित सभी महानुभावों, आचार्यों और असातिज़ा किराम का भी इस 21वीं दीक्षांत समारोह में हम दिल के अभिवादन करते हैं। 21वें जलसाए तकसीम इस्नाद की इस पुरवकार तकरीब में तमाम फारिगो तहसील तलबा का भी तहे दिल से खुशामदीद। ये दिल की बरसों की मेहनत और कामयाबी का जश्न है। मंजिल पे आके कहते हैं सब अहले कारवां, अब जश्न फतेह मनाओ कि सफर तय हुआ। This convocation is a celebration of efforts, endurance, and the promise of a bright tomorrow. Ladies and gentlemen, I once again, on behalf of the University of Kashmir, extend a warm welcome to all gathered here for the 21st convocation of the University of Kashmir. It is with immense pride that I now invite Professor Nilofer Khan, Vice Chancellor, University of Kashmir, to deliver her welcome speech and present the report of the university. The Vice Chancellor, please. Thank you, Professor C. Good morning, everyone. Assalamu alaikum and adab. Indeed, a very happy moment for University of Kashmir. Today, we are having our chief guest, Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. Sir, it's a matter of great honor and privilege to welcome you on this 21st convocation of University of Kashmir. I also welcome Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha, Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, UT and Pro-Chancellor, Shri Umar Abdullah, Honorable Minister for Higher Education, Madam Sakina Masood Ittu, Honorable Advisor to Chief Minister, Shri Nasir Aslamwani, Honorable Member Parliament, Honorable MLA Hazratbal, Shri Salman Sagar, Chief Secretary Shri Atal Duluji, DGP J&K Police Shri Nalin Prabhat, other senior officers of civil and police administration, especially administrative secretaries of higher education, planning departments, esteemed vice chancellors of system. प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और कश्मीर केंद्र शासित members of the University Council, Syndicate and Academic Council, dear faculty, officers and staff, principals of affiliated and constituent colleges,
proud parents, and my dear students, especially those who shall be conferred degrees and medals today, members of the print and थोड़ी देर में दोबारा आपको लिए चलेंगे। खबर इस वक्त एनसीईआरटी को लेकर चैप्टर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त आदेश दिए हैं कि सिर्फ माफी काफी नहीं है, जिस पर एनसीईआरटी ने कल कहा था कि उन्हें अनजाने में इस तरह की गलती हुई। जुडिशरी के अंदर करप्शन है। 8वीं कक्षा की किताब में एक चैप्टर पर यह सारा मामला, इसको सोची समझी साजिश करार दिया गया है। एनसीईआरटी चैप्टर विवाद इतना बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है कि आपने माफी तो मांग ली है ये कहने के लिए कि वो बच जाए, लेकिन खाली माफी से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा 8th क्लास की इस एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर जिसमें कहा गया कि करप्शन इन जुडिशरी, अदलिया के अंदर या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। तस्वीर आपके सामने, वो वाला पेज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी किया गया और एनसीईआरटी ने कहा कि जानबूझकर इस तरह का नहीं किया गया। और ये वही एनसीईआरटी है जो अनजाने में ये गलती हुई ये कहकर कई युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ पहले भी करता है, कभी हिस्ट्री की किताबों को इधर से उधर। अब ये मामला पहला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां फटकार इतनी लगी कि माफी मांगी, लेकिन अभी भी राहत कहीं से नहीं है। किताब की तमाम जितनी भी इस समय प्रतियां हैं उनको हटाने के लिए कह दिया गया है और फिलहाल तब तक जब तक पूरी तरीके से बदलाव इस किताब में ना आए, जो भी इसका रिटर्न कंटेंट है वो चेंज ना किया जाए, इस चैप्टर को ना हटाया जाए, तब तक किताब की बिक्री पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रूपाली, बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल एनसीईआरटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये मामलों में जो अलग अलग चैप्टर्स जोड़े गए हैं बुक्स के, यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जुडिशरी के लंबित केसेस हैं उनके बारे में बताया जाना है, या फिर बाकी तमाम चीज़ें कि किस तरीके से क्या कुछ कमियां रही है हमारे सिस्टम में, ये तमाम चीज़ें उस बुक्स में रखी गई है, उस चैप्टर में इंक्लूड की गई है। जिसके बाद एनसीईआरटी की तरफ से ये कहा गया कि किताब में जो भी चीज़ें जोड़ी गई है वो गलत इरादे के साथ नहीं थी, हालांकि माफ़ी भी मांगी गई है। और इसमें आपको बता दें कि आज फिर से सुनवाई होने वाली है और सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत इस अपनी बेंच के साथ जो है इसमें सुनवाई करेंगे और 8वीं कक्षा की ये किताब में जुडिशरी इन करप्शन जो है ये टॉपिक के साथ चैप्टर जो है वो शामिल किया था, जिसमें तमाम चीज़ें कि आखिरकार किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, उसके अलावा कहाँ कहाँ कमियां रह गई है, कौन से कितने केसेस पेंडिंग है, क्या कुछ उनको लेकर फैसले रहे हैं, कितना समय रहा है, ये सभी चीज़ें उसमें प्रकाशित की गई, जिसके बाद ये एक बड़ा विवाद बनता हुआ नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब पूरे तरीके से फटकार जो है एनसीईआरटी को लगाई है और चैप्टर विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि जो इसके जिम्मेदार है उन्हें अवमानना नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और सभी जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी जुडिशरी इन करप्शन के तहत वो सब हटाने की बात जो है वो कह दी गई है, ताकि जो पॉलिटिकली बच्चे पढ़ रहे हैं जुडिशरी सिस्टम को उन्हें क्या कुछ ज़रूरत है, 8वीं के बच्चों तक क्या कुछ उन्हें पता होना चाहिए, उस हिसाब से सिलेबस और चैप्टर की जो कंटेंट है वो बनाया जाए। लेकिन इस बीच करप्शन को लेकर और क्या किस तरीके से हमारी जुडिशरी अभी पीछे रह रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो चीज़ें ऐड इस चैप्टर में की गई थी, जिसके बाद ये बड़ा केस बनता हुआ नजर आया। दिल्ली चलते हैं, हमारी संवाददाता गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। कल भी सुनवाई हुई थी गरिमा, आज की सुनवाई में बेंच की तरफ से क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं? गरिमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? गरिमा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। ये बताइएगा कि आज कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस मैटर में अभी तक? जी, जैसे कि एनसीईआरटी को लेके ये पूरा मामला अभी चल रहा है, इसको लेके कोर्ट ने साफ तौर पे जो है वो जाहिर किया है, जस्टिस सूर्यकांत ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बार और बेंच दोनों एकत्रित होकर बात करेगी, लेकिन तब तक जिस तरह से ये एनसीईआरटी में ऐड किया गया है बिना इस तरह किसी भी तरह का रिसर्च किए और बिना जानकारी लिए, तो इस तरह के मुद्दे जो है भड़काऊ हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि एनसीईआरटी की तरफ से भी इसको लेके एनसीईआरटी की तरफ से भी बयान है कि ये उनसे गलती से हो गया, लेकिन जहां एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बड़ा पब्लिकेशन एनसीईआरटी जो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, क्योंकि
जो ये सिलेबस ऐड किए थे वो कई बच्चे उसको पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्स हो चुके हैं और बीच से कई जिनके एग्जाम है वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बीच इस तरह की कटौती लाना ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हमारे साथ थी तो एनसीईआरटी ये चैप्टर, एक चैप्टर वो जिसको लिखा गया जिसके बाद विवाद शुरू हुआ, और दूसरा चैप्टर ये कि विवाद शुरू हुआ है, कोर्ट अभी टिप्पणी करके ये भी कह रहा है कि अदालत में आप ये कह दें कि अनजाने में सब हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा, बात जरा और आगे बढ़ेगी। लोकसभा स्पीकर ने एक और कमेटी बनाई है, खबर है कि 2 दिन पहले एक कमेटी और अब जाकर एक और कमेटी बनाई गई। जिम्मेदारियां ये दी गई हैं कि कई बड़े नाम इन समितियों में हैं जिनको ये है कूटनीतिक रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए, और अब इस मामले में फिर से ये इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट 48 घंटों में दूसरी है। जांच का आदेश जस्टिस वर्मा हटाने की मांग जो कमेटी बनाई गई है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उसको हटाने का भी उद्देश्य है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर पहुंचा था, आप सबको याद होगा। लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी तब बनाई गई जब मकसद ये है कि जस्टिस वर्मा को कैसे हटाया गया, काम कैसे हुआ, और हाई कोर्ट की जो सदस्य है वो इस कमेटी के मेंबर रहेंगे। लीगल बैटल है तो लड़ाई लंबी चलनी है, जाहिर सी बात है, और इसमें अब तक के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक ये होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली समिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा बदलाव कर दिया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बनाई गई कमेटी 6 मार्च से एक्टिव होगी। इसका मकसद उन वजहों की जांच करना है जिनके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर, अनिल अंबानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंच गए हैं, फेमा के तहत जांच में शामिल होंगे। और आप याद रखिएगा कि 6 से ज्यादा केसेस इन पर लगे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया था। आज वो इस कार्रवाई में या इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए, और विदेशी मुद्रा लेन देन का ये पूरा मामला है जिस पर उन पर अनियमितताएं उनके अकाउंट से लेकर उनके बैंक खातों तक उनकी डिटेल्स में पाई गई, जिसके बाद अनिल अंबानी फंसते हुए नजर आ रहे थे। एक केस में जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय जांच एजेंसी आप सब जानते हैं उनके खिलाफ पहले ही काम कर रही थी, सीबीआई की तरफ से विशेष रूप से, जो एक मैटर को देख रही थी, लेकिन अब आज हो सकता है कि कई घंटों की पूछताछ के बाद इसमें पिक्चर और भी क्लियर हो। पहले हमने एक इंट्रो में तस्वीर आपको दिखाई थी कि वो सुबह सुबह ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, अब उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। अब इस जांच में शामिल होने के बाद उनसे क्या कोई किसी तरह के क्लियर एविडेंसेस मिलेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुश्किलें फिलहाल इन केसेस, इन विवादों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अंबानी के लिए, उस वक्त जब ऑलरेडी सीबीआई कुछ केसेस में उनके लिए जांच कर रही है और कुछ मैटर जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिजली प्रोजेक्ट्स तक भी पहुंचे थे। लेकिन ये मामला जो है वो फेमा से जुड़ा है, जिसके तहत पूछताछ में वो आज पहली बार शामिल हो रहे हैं ईडी के समन पर। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेड डील को लेकर बीजेपी कांग्रेस में पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज पोस्टर जारी किया है और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी पोस्टर वॉर जो है वो ट्रेड डील को लेकर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टी-शर्ट पर जो पोस्टर छपा था उसको लेकर कई बड़े सवाल उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में भी ये बीजेपी का साफ तौर पर पोस्टर वॉल जो एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया था, उस वक्त देखने को मिला था। राहुल गांधी पर सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की है। फिलहाल आपको बता दें कि आरपी सिंह ने ये होर्डिंग्स लगाए हैं और सियासत में काफी ज्यादा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए समय यहाँ छोटे से ब्रेक का है, न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही।